आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां हरियाणा को नए विधान भवन के लिए मिली जमीन। चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को हुआ तैयार। तो चंडीगढ़ में 3 स्थानों का किया गया चयन। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे साइट्स का मुआयना। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रही, जहां हरियाणा को नए विधान भवन के लिए जमीन मिल गई है। चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हो चुका है और चंडीगढ़ में 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो सीएम मनोहर लाल आज साइट्स का मुआयना करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अंबाला से आ रही है, जहां आज अंबाला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो वही स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी करेंगे शिरकत। साथ ही साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम खबर। अंबाला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का करेंगे उद्घाटन। तो वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम खबर, जहां आज अंबाला दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। तो ये अंबाला में स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे सीएम। जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दावे और बयानबाजी भी तेज हो रही है। किसी भी तरह की टूट-फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई का बयान कांग्रेस को परेशान कर सकता है। रायपुर में रणनीति बन रही है, लेकिन आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। उम्मीदवार की जीत होगी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा भी जीत का परचम लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने तो ये भी खुलासा कर दिया कि उनका वोट किसको जाएगा और दावा भी कर दिया कि जहां उनका वोट जाएगा उसकी जीत भी होगी। उस सभा में मैंने जो कहा था कि मैं और आपके हुड्डा साहब और विनोद शर्मा जी हम इकट्ठे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज फेल हो रहे हैं, कोई आगे पीछे थे। और विनोद शर्मा मेरे दोस्त हैं, बीजेपी का रिक्वेस्ट नंबर उनके पास है, उनका दूसरा कैंडिडेट नहीं, तो मेरा वोट मैं उन्हें डालूंगा। मैंने यह कहा कि वो विनोद शर्मा जी सबसे वोट मांगेंगे, हर आदमी हर एक के पास जाता है, पर ऐसा नहीं कहा था कि हुड्डा साहब भी उनको डालेंगे। हुड्डा साहब पार्टी के लीडर हैं, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, वो एक जिम्मेदारी पोजीशन पे है। ये कोई मीडिया वाले ने गलत इसको समझ दिया। वहीं अब तक खामोश दिखाई दे रहे कुलदीप बिश्नोई भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उनकी सलाह है कि सभी विधायकों को ऐसा करना चाहिए।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की घेराबंदी कर दी है। हालांकि 31 में से सिर्फ 27 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस का डर वाजिब है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने विधायकों की घेराबंदी करके अपनी रणनीति में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जेजेपी की चाल में फंस कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर दिल्ली से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की तरफ से विधायकों को रायपुर ले जाने पर कहा कि हमारे विधायकों को कोई डर नहीं है, वो खुले घूम रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों के टूटने का डर है। एक राज्यसभा सीट तो हमारी बिल्कुल तय है, यहाँ तक कि निकाय चुनाव में हमारी जीत होगी। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा में नहीं है। तो मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। नहीं, कांग्रेस के मित्रों को अपने विधायक, अपने जो विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी के विधायक की खरीद फरोख्त की आदत नहीं है। कांग्रेस के मित्र हैं जो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं, जिन पर अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर भरोसा। कांग्रेस की परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले कभी इस तरह कार्य नहीं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो वही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक छुट्टियों पर गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि मुझे शक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट डालेंगे। चंडीगढ़ में दिग्विजय चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि छुट्टियों पर कांग्रेस विधायक गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट देंगे। थैंक यू। कुछ भाई आप क्या लेगा, कार्तिकेय जी बेहतर दे पाएंगे। दोबारा दोनों पार्टियों के लीडर्स का संपर्क हुआ। दुष्यंत जी ने हमें संदेश दिया कि बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से बात हम करें। जैसे ही हम यहाँ आए, तावड़े साहब, धनखड़ साहब और तमाम लोगों से हमारी खुल करके बातचीत हुई। 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 4 जगह ऐसी हैं जहां जेजेपी अपने कोटे की सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई 28 सीटों में जहां हमारे एमएलएज हैं हम चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जहां किसी के एमएलएज नहीं हैं यानी कांग्रेस के या निर्दलीय एमएलएज हैं वहां बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आपको जब कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलता है तो एक वोकेशनल लाइफ हो जाती है। कांग्रेस के एमएलएज भी वोकेशन पे हैं और लंबी छुट्टियां पूरे प्रदेश को छोड़ करके बिता रहे हैं। अब वो कैसे चुनाव लड़ लेंगे। मुझे ये भी शक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कार्तिकेय जी के पक्ष में वोट डालेंगे। कार्तिकेय जी बेहतर दे पाएंगे। थैंक यू। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर झज्जर से आ रही है, जहां झज्जर में एक महिला एसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि विजिलेंस ने महिला थाने से उन्हें गिरफ्तार किया है। सीएससी सेंटर संचालक से रिश्वत मांगी थी। तो झज्जर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां रिश्वत लेते महिला एसआई को गिरफ्तार किया गया है। तो वही विजिलेंस ने महिला थाने से एसआई को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि सीएससी सेंटर संचालक से उन्होंने रिश्वत मांगी थी और जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो रिश्वत लेते महिला एसआई को गिरफ्तार किया गया है और विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पलवल से कांग्रेस के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करण सिंह दलाल ने दावा किया कि उनको एक विधायक का वोट नहीं भी मिले तो भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पेन बदलकर गड़बड़ी कराई, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हाईजैक कर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा है। वहीं बीजेपी और जेजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। पिछले दिनों हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जो स्याही का इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा सरकार के इशारे पर हुआ
और एक ना बहुमत वाले उम्मीदवार ने राज्यसभा का चुनाव बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीतने का तमाशा हरियाणा के लोगों ने देखा है। पहली सदस्यता राज्यसभा की 31 नंबर पे होती है, जो कि बीजेपी का बनेगा। दूसरा राज्यसभा का सदस्य, हमारे 31 मेंबर हैं, अगर 31 की जगह 30 भी वोट डालते हैं तो कांग्रेस का ही चुनाव जीतता है। हमें कहीं दिखा हमारे का कोई बीजेपी वाले हैं कहीं दिखा। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा को नए भवन के लिए जहां जमीन मिली है, तो नए विधान भवन के लिए हरियाणा को जमीन मिली है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हो गया है। तो वही सीएम मनोहर लाल ने जमीन का निरीक्षण किया और आईटी पार्क के पास जमीन का निरीक्षण किया गया है। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में उनके मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा को नए विधान भवन के लिए जमीन मिली, तो वही चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने जमीन का निरीक्षण किया है। तो आईटी पार्क के पास जमीन का निरीक्षण किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हुआ है। आईटी पार्क के पास की जमीन का निरीक्षण करने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर चंडीगढ़ प्रशासन जमीन देने को तैयार हुआ है। तो हरियाणा के लिए नए विधान भवन को जमीन देने को चंडीगढ़ प्रशासन तैयार हुआ है और सीएम मनोहर लाल इस वक्त निरीक्षण स्थल पर उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण किया है। जमीन का उन्होंने निरीक्षण किया और आईटी पार्क के पास की इस जमीन है जो कि चुनी गई है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी से 2600 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को स्वीकृति प्रदान की, जिसका भविष्य में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से क्रियान्वित ये परियोजना घरेलू बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के साथ साथ इनका पर्याप्त निर्यात भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ पोषण सुरक्षा एवं उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन की डिलीवरी के माध्यम से सुरक्षा, कृषि स्थिरता एवं ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी 3.0 की परिकल्पना की गई है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से 3 लाख किसान विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही परियोजना की समय सीमा के भीतर फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की कमी आएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा को अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1695 पैक हाउस, करीब 3 लाख मैट्रिक टन प्याज भंडारण के साथ साथ शीत भंडारण क्षमता और अन्य संबंधित कृषि आधारित बुनियादी ढांचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम में 25 खेल होंगे, जिनमें पूरे देश से लगभग 8500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की जाए, ताकि खेलों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के चारों तरफ डायल 112 की होर्डिंग भी लगाई जाएगी, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों और स्टाफ को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा आगाज। तो वही आपको बता दें कि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। देश भर के 8,500 खिलाड़ी इसमें अपना दमखम दिखाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पंचकुला से आपको बता रहे, जहां आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। तो वही 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के 8,500 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। तो वही खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने जा रहा है और खिलाड़ियों में भी जो है वो जोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आज आगाज होगा, इस आगाज ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो विशेष तौर से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पे मौजूद होंगे। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है और इसकी होस्ट करेगा हरियाणा। तो इसके मद्देनजर जो है तमाम तरह की तैयारियां जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा की जा चुकी है। लगभग 250 करोड़ जो है इसके ऊपर खर्चा आया है, जिसके मुताबिक जो है जो पुराने जो खेल परिसर थे उनका नवीनीकरण किया गया, कुछ नए खेल परिसर जो है उनको बनाया गया। लगभग 250 करोड़ का खर्च जो है वो किया गया और साथ ही साथ खिलाड़ियों के रुकने और खाने पीने की तमाम तरह की बंदोबस्त जो है वो वहां पे किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, साथ ही साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो इसके मद्देनजर जो है वो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो बीते लगभग 2 वर्षों से जो है कोरोना के कारण जो है इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2021 का जो संस्करण था उसका आगाज नहीं हो पाया। इस वजह से 2022 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसके अंदर जो है लगभग 8,500 खिलाड़ी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये सभी खिलाड़ी जो है 36, यानी कि अगर हम केंद्र शासित राज्यों को भी मिला लें तो लगभग 36 राज्यों से जो है समूचे देश से जो है राज्य के खिलाड़ी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल रवि, और इसको लेकर के जो कार्यक्रम में शुभारंभ होगा वो किस वक्त इसका आगाज किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि 25 खेल इसमें खेले जाने हैं, तो कौन कौन से खेल परिसर इसके लिए चुने गए हैं? देखिए, लगभग आज शाम लगभग 6 से 7 के बीच में जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 25 खेलें जो है वो इसमें जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 5 परंपरागत खेल जो है वो इसमें जोड़ी गई हैं, जिसके अंदर जो है कोई भी एज ग्रुप नहीं रहेगा, बल्कि अंडर 18 यानी कि 18 से लेकर लगभग 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु से लेकर जितने भी जो भी खिलाड़ी होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें विशेष तौर पर योगासन होगा, पारंपरिक खेलों के अंदर जो है योगासन होगा, मलखम होगा। इसके अलावा और भी अतिरिक्त गेमें जो है वो अलग अलग राज्यों से जो है वो ली गई हैं। गत्का हो गया, तो ये तमाम तरह की खेलें जो है वो इसमें खेली जाएंगी। जी बिल्कुल, और इस बार हरियाणा को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। हरियाणा अपने आप में खेलों के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, तो ऐसे में हरियाणा के खिलाड़ियों पर खास तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार जो है खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन करने की। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, बीते संस्करण की बात करें, तो उस दौरान जो है समूचे देश के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान जो था वो अर्जित किया था। और इस बार बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है प्रेस वार्ता करके ये उम्मीद जताई है कि बीते संस्करण के मुकाबले इस बार जो है हमारे खिलाड़ी जो है और अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लगभग पहला स्थान जो है वो हरियाणा जो है वो अर्जित करेगा। इस तरह का कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि खेल के दौरान कई बार चोट लगने की संभावनाएं भी होती है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज की, तो मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर वहां से पहले से ही जो है, अगर हम बात करें एम्बुलेंस की बात करें, डॉक्टर्स की यूनिट जो है वहां पे, हालांकि हर उसमें स्टेडियम के पास जो डॉक्टर्स की यूनिट्स जो है और साथ ही साथ एम्बुलेंस जो है वो वहां पे डिप्लॉय की गई है, ताकि कोई भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति से तुरंत प्रभाव से जो है वो निपटा जा सके। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद,
चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, इन जगहों पर जो है वो इसके खेल जो है वो खेले जाएंगे। लगभग 25 खेल जो है वो इसमें खेले जिसके अंदर खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और जो स्वर्ण पदक जीतेगा उस टीम को जो है 50,000 की राशि जो है वो दी जाएगी और दूसरे स्थान अर्जित करने वाले को 30,000 और कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले को 20,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। जी बिल्कुल रवि, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होना है, तो आज किन किन खेलों से जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज किया जाएगा? देखिए, फिलहाल जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है अभी इसका जो डाटा है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि आज जो है कौन से खेल जो है वो पहले खेले जाएंगे। थोड़ी देर तक जो है वो इसका डाटा रिवील होते ही आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो बच्चों में खासा उत्साह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर जो है वो देखा जा रहा है। स्कूली बच्चे जो है वो, हालांकि स्कूलों में छुट्टियां जरूर है लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्कूली बच्चे यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचेंगे। जहां जहां स्टेडियम्स होंगे, हालांकि सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूली बच्चों को जो है बाकायदा ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है बाकायदा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाकर जो है उन्हें स्टेडियम में लाया जाए, ताकि एक यंग इंडिया, फिट इंडिया की मूवमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है उसको और अधिक जो है एक तरह से तेज मिले। जी बिल्कुल रवि, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के फतेहाबाद से जुड़ते हुए दिख रही है। दरअसल जिस कार से मूसेवाला के हत्यारे आए थे वही कार 4 दिन पहले फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। तब पुलिस ने हांसपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कार नजर आई थी। तो फतेहाबाद से मूसेवाला हत्याकांड के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। 4 दिन पहले वही कार फतेहाबाद में देखी गई है जिस कार में मूसेवाला के हत्यारे सवार होकर आए थे और पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर भी उस कार की तस्वीर जो है वो देखी गई है। कुरुक्षेत्र स्थित जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो वही डीएसपी जुगल किशोर ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के तहत पूरे रेलवे स्टेशन मौजूद राहगीरों के साथ साथ उनके सामान की भी जांच की गई। वही दौरान स्टेशन से गुजर रही जयपुर हिसार ट्रेन के सभी डिब्बों की जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। तो ये पूरा मामला हिसार का आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर धमाके की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आया और भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया, जिसके बाद एक एक राहगीर के साथ साथ उसके सामान की भी चेकिंग की गई। तो वहीं किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु ना मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हमारे को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जीआरपी थाना कुरुक्षेत्र के अंदर एक टेलीफोन आता है और उस पर कहा जाता है कि 1 बजे आज हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशनों के ऊपर धमाका होना है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। और उसके मद्देनज़र हमने हमारे यहाँ पे हांसी में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए थे और इसके तहत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसा आदमी यहाँ पे हमारे को नज़र आए तो उसकी हम पूरी पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर आज हम यहाँ पे आए हुए थे। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।